sorry ass DJ. हेलो दोस्तों, मैं एसपी सहाय आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी पर सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को हमारे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक बेल आइकन की घंटी होती है, उसको आप लोग जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि जितना भी मैं अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग यूपी डीएलएड के द्वितीय सेमेस्टर के प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, जो कि वर्ष 2023 से लेकर 2016 के सभी लघु उत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, इससे पहले कल वाली वीडियो में आप लोग देखेंगे कि उसमें जो है कि हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हल किया, जो कि 2023 से लेकर 2016 के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक है, तो जिस बच्चे ने अभी तक पहला वीडियो अगर नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियो वहाँ पर पड़े हुए हैं। सारे वीडियो को आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयार करिए। ठीक है, समझ रहे हैं? अगर आप इस वीडियो को पढ़ लेते हैं बढ़िया से, ठीक है, तो आप जो है कि यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में कोई आपको रोक नहीं पाएगा। ठीक है, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। ठीक है, मैं किसी और का गारंटी नहीं ले सकता हूँ, मैं खुद अपने वीडियो का गारंटी लेता हूँ कि प्रश्न इसी वीडियो से सारे प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो आप लोग एक भी वीडियो हमारा मिस मत करिएगा, सभी वीडियो को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखिएगा। ठीक है, सफलता आपकी कदम चूमेगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं। ठीक है, आइए। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। ठीक है, उत्तर में आप लोग लिखिएगा हेडिंग बनाकर लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग लिखिएगा कि मैकाले ने इसके तहत अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत, ठीक है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दिया, जिसके तहत भारत के उच्च तथा मध्य वर्ग के एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करना था। ठीक है, ताकि एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो रंग और खून से, ठीक है, भारतीय हो, लेकिन विचारों से नैतिकता तथा बुद्धिमत्ता में ब्रिटिश हो। ठीक, आइए अगली हम लोग हेडिंग देखते हैं। अगली आप हेडिंग बनाएगा लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, इसके अंतर्गत आप लोग लिखिएगा कि मैकाले की समिति को, ठीक है, भारत के लिए शिक्षा की एक नई प्रणाली तैयार करने का काम सौंपा गया था, जो सदियों से चली आ रही पारस्परिक प्रणाली को बदल दी। ठीक है, मैकाले की समिति ने सिफारिश की थी कि भारतीय स्कूलों में शिक्षा की भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए और पाठ्यक्रम पूर्वी मूल्यों के बजाय पश्चिमी मूल्यों और विचारों पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न दूसरा कह रहा है कि हुड के घोषणा पत्र 1854 को शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है। ठीक है, उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि हुड के घोषणा पत्र 1854 को शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता था क्योंकि चार्ल्स हुड अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के क्या थे, अध्यक्ष थे। आप लोग अगली हेडिंग बनाइएगा आप लोग बढ़िया से कि हुड्स डिस्पैच की विशेषताएं। ठीक है, उसके अंतर्गत आप लोग पॉइंट बनाकर लिखिएगा। पॉइंट पहला है कि स्थानीय भाषाओं में प्राथमिक स्कूली शिक्षा। ठीक है, दूसरा पॉइंट बनाइएगा कि माध्यमिक विद्यालय में एंग्लो वर्नाक्यूलर माध्यम। ठीक, तीसरा आप लोग
लिखिएगा कि धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को बढ़ावा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग। आगे आप लोग एक हेडिंग बनाइएगा, मैकाले का विवरण पत्र। ठीक है, उसके अंतर्गत दोस्तों लिखिएगा पॉइंट बनाकर, पॉइंट 1 में लिखिएगा कि लॉर्ड मैकाले ने 1835 में भारतीय शिक्षा पर विवरण पत्र प्रस्तुत किया। ठीक है, दूसरा आप लोग लिखिएगा कि विवरण पत्र ने भारतीय मूल निवासियों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने, ठीक है, की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद 1837 में अंग्रेजी को अदालत की भाषा बनाया गया, लेकिन हुड डिस्पैच 1854 ने भारत में, ठीक है, शिक्षा के लिए ब्रिटिश प्रयासों को नियमित किया। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग हैं। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इसको देखिए। कह रहे कि भारतीय शिक्षा में लॉर्ड कर्जन का क्या योगदान है। ठीक है, तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि लॉर्ड कर्जन का भारतीय शिक्षा में योगदान। ठीक, पॉइंट बनाकर उसमें हेडिंग लिखिएगा आप लोग, कि शिक्षा विभाग का गठन। ठीक है, शिक्षा विभाग गठन के अंतर्गत आप लोग लिखिएगा कि कर्जन ने 1901 में भारत सरकार में शिक्षा विभाग की स्थापना की। यह विभाग शिक्षा नीति बनाने या शिक्षा संस्थानों की निरीक्षण करने और शिक्षा के विकास के लिए योजना बनाने के लिए जिम्मेदार था। ठीक है, आइए अगला हम लोग हेडिंग देखते हैं दोस्तों। हेडिंग आपका दूसरा कह रहा है कि शिक्षा नीति 1904। ठीक है, इसके अंतर्गत आप लोग लिखिएगा कि कर्जन ने 1904 में अपनी शिक्षा नीति घोषित की। इस नीति ने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, ठीक है, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और महिला शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधारों की शुरुआत की थी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं हम लोग। अगली हेडिंग आपकी रहेगी दोस्तों तीसरी हेडिंग में आप लोग लिखिएगा कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है, इसके अंतर्गत आप लोग लिखिएगा कि कर्जन ने 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। किसने की थी? कर्जन। ठीक है, किस सन में? 1902 में। ठीक है, इस आयोग ने विश्वविद्यालय के कामकाज का अध्ययन किया और सुधारों की सिफारिशें की थी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला जो दोस्तों आपकी हेडिंग रहेगी वो हेडिंग रहेगी चौथा। उसमें आप लोग लिखिएगा कि शिक्षा में कर्जन के योगदान का मूल्यांकन। ठीक है, उसके अंतर्गत आप लोग लिखिएगा कि कर्जन ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। इन बदलावों का भारतीय शिक्षा के विकास पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ा। ठीक है, कर्जन की शिक्षा नीति के कुछ नकारात्मक पहलू भी थे। ठीक है, चलिए चलते हम लोग आगे। अगला जो प्रश्न रहेगा आपका वो प्रश्न आपका चौथा रहेगा दोस्तों, फोर्थ। सभी लोग प्रश्न 4 को देखिए। कह रहा है कि कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिशों को संक्षेप में वर्णन करना आपको। ठीक है, तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा दोस्तों कि कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिशें। ठीक है, उसमें पॉइंट बनाकर हेडिंग लिखिएगा आप लोग कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, इसके अंतर्गत लिखिएगा कि आयोग ने सिफारिश की कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाए और शिक्षा प्रणाली को एक राष्ट्रीय नीति के तहत लाया जाए। ठीक है, आगे दूसरी हेडिंग हम लोग देखते हैं। दूसरी हेडिंग आप लोग बनाइएगा कि शिक्षा का माध्यम। ठीक है, शिक्षा का माध्यम। इसके अंतर्गत आप लोग लिखिएगा बच्चों, आयोग ने सिफारिश की कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए, ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों भाषाओं को माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, और तीसरी हेडिंग में आप लोग लिखिएगा कि शिक्षा का स्तर। ठीक है, शिक्षा का स्तर। आयोग ने शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कई सिफारिशें की, जिसमें शामिल है, आप लोग पॉइंट बना के लिखिएगा कि लड़कियों और महिलाओं के लिए शिक्षा को बढ़ावा दिया। ठीक है, दूसरी पॉइंट में हम लिखिएगा दोस्तों कि गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, तीसरे पॉइंट पर हम लिखिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये था आपका हेडिंग तीसरी। आइए चौथी हेडिंग हम लोग देखते हैं दोस्तों। चौथी हेडिंग में आप लोग लिखिएगा कि शिक्षा का लक्ष्य। ठीक है, इसके अंतर्गत आप लोग लिखिएगा कि आयोग ने शिक्षा का लक्ष्य केवल ज्ञान का प्रसार नहीं बल्कि व्यक्तित्व का समग्र विकास बताया। ठीक है, और पांचवा पॉइंट आप लिखिएगा कि शिक्षा का दर्शन। आयोग ने शिक्षा दर्शन समग्र और मानवतावादी
बताया। ठीक है, अब छठवां हेडिंग आप लोग लिखिएगा कि शिक्षा का भविष्य। ठीक है, शिक्षा का भविष्य। आयोग ने शिक्षा के भविष्य को उज्जवल बताया और शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का आधार बताया। ठीक है, आप लोग इसको बढ़िया से इस तरह से लिख लीजिएगा दोस्तों। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका है प्रश्न 5। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को हमारे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न 5 को देखते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख बिंदु क्या थे। ठीक है, उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख बिंदु। ठीक, नंबर डाल के आप लोग लिखिएगा और उसमें हेडिंग में बनाएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक है, उसमें आप लोग लिखिएगा पॉइंट बनाकर कि यह नीति 1986 में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री राजीव गांधी द्वारा पेश की गई थी। ठीक है, उस समय कौन विकास मंत्री था? तो मानव विकास मंत्री जो थे वो राजीव गांधी थे। किस सन में दोस्तों? 1986 में। ठीक है, ये प्रश्न जो है कि आपके बहुविकल्पी में भी पूछता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। ठीक, इस चीज को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि यह नीति 1986 की शिक्षा नीति की जगह लेती है। ठीक है, आइए अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं दोस्तों। आपकी हेडिंग दूसरी कह रहा है कि नीति के प्रमुख उद्देश्य। ठीक है, इसको हेडिंग बनाइएगा खूब बढ़िया से, नीति के प्रमुख उद्देश्य। उसमें पॉइंट बना के लिखिएगा कि शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना। ठीक है, दूसरे पॉइंट में लिखिएगा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। तीसरे पॉइंट में लिखिएगा कि शिक्षा को राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों से जोड़ना। ठीक है, और आपकी अगली जो हेडिंग रहेगी दोस्तों वो हेडिंग आपकी तीसरी है। उसमें आप लोग लिखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की उपलब्धियां। ठीक है, उसमें पॉइंट बनाकर आप लोग लिखिएगा कि शिक्षा प्रणाली में समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में सफलता। ठीक है, दूसरे पॉइंट में लिखिएगा कि शिक्षा के लिए वित्त पोषण में वृद्धि करना। तीसरा पॉइंट लिखिएगा कि शिक्षा का ढांचा विकसित करना और शिक्षा का स्तर सुधारना। ठीक है, समझ गए। आइए अगला आपकी हेडिंग है चौथा, कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कमियां। ठीक है, उसमें कौन सी कमियां थी उसके बारे में जान लेते हैं। पॉइंट में हम लोग लिखिएगा कि शिक्षा के लिए पर्याप्त संसाधनों की कमी थी। दूसरे पॉइंट में लिखिएगा कि शिक्षा प्रणाली में सुधार की धीमी गति थी। तीसरे में लिखिएगा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की कमी थी। ठीक है, ये सब चीजें क्या थी उस समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, ये सब कमियां थी। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि अपना अगला प्रश्न जो होगा वो प्रश्न है छठा। ठीक है, सिक्स वाला जो प्रश्न आपका है उस प्रश्न को सब लोग देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर साल ये प्रश्न पूछता रहता है। ठीक है, कह रहा है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख उद्देश्य बताइए आपको। ठीक है, तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा दोस्तों, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान DIET के प्रमुख उद्देश्य। पॉइंट में आप लोग लिखिएगा बनाकर हेडिंग शिक्षकों का प्रशिक्षण। ठीक है, DIET का मुख्य उद्देश्य है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। ठीक है, सेवाकालीन प्रशिक्षण में शिक्षकों को नवीनतम विधियां या पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, बाल मनोविज्ञान आदि विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, आइए अगली हम लोग हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग आपकी दूसरी है, कह रहा है कि शैक्षिक सामग्री का विकास। ठीक है, DIET विभिन्न विषयों पर किताबें, पत्रिकाएं, ठीक है, ऑडियो वीडियो सामग्री आदि विकसित करता है। यह सामग्री शिक्षकों और छात्रों के लिए क्या है दोस्तों? उपयोगी होता है। ठीक है, आइए तीसरी हेडिंग हम लोग देखते हैं। तीसरी जो हेडिंग आपकी है वह है शैक्षिक अनुसंधान। ठीक है, कह रहा है कि DIET शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन आदि विषयों पर अनुसंधान करता है। यह अनुसंधान शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आपकी अगली जो हेडिंग रहेगी दोस्तों वो हेडिंग आपकी है चौथी। आइए 4 कह रहा है कि शिक्षा प्रणाली में सुधार। ठीक है, शिक्षा प्रणाली में सुधार। DIET शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सभी काम करता है। ठीक है, यह शिक्षकों को प्रशिक्षण, शैक्षिक सामग्री का विकास और शैक्षिक अनुसंधान के माध्यम से शिक्षा प्रणाली में सुधार करता है। अन्य उद्देश्य देखिए, DIET के अन्य उद्देश्यों में शिक्षा के संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना। ठीक है, और शिक्षकों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना, शिक्षा प्रणाली में नवाचार को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं। ठीक है,
ये था आपका प्रश्न 6 का उत्तर। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न आपका है आपके स्क्रीन पर आ गया है, सभी लोग इस प्रश्न को देखिए। प्रश्न 7 कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं। ठीक है, हेडिंग बनाइएगा दोस्तों नंबर 1 डालकर, शिक्षा का अभाव। ठीक है, शिक्षा का अभाव। भारत में अभी भी कई बच्चे हैं जिन्हें प्राथमिक शिक्षा नहीं मिल पाती है। ठीक है, यह समस्या गरीबी, सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन, लिंग भेद और अन्य सामाजिक सांस्कृतिक बाधाओं के कारण कमी होती है। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग हम लोग देखते हैं। अगली हेडिंग आपकी दूसरी है, इसमें आप लोग लिखिएगा कि शिक्षा की गुणवत्ता में कमी। ठीक है, सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता अक्सर कम होती है। शिक्षकों की कमी है ना, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और शिक्षण सामग्री की कमी कुछ प्रमुख कारण है। ठीक है, अगली हेडिंग आपकी रहेगी तीसरी, भाषा की समस्या। ठीक है, भाषा की समस्या में आप लोग लिखिएगा कि भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं। प्राथमिक शिक्षा में भाषा की समस्या एक बड़ी चुनौती होती है। कई बच्चों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा नहीं मिल पाती है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं हम लोग। अगली हेडिंग आपकी है चौथी, इसमें लिखिएगा कि शिक्षकों की कमी। ठीक है, भारत में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है। ठीक है, कई विद्यालयों में एक ही शिक्षक कई कक्षाओं को पढ़ाता है। ठीक है, शिक्षकों की कमी शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। ये तो सही बात है। प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार और समाज दोनों क्या है, दोनों के मिलकर प्रयास करने होंगे। ठीक है, इसमें आपकी सरकार और समाज दोनों को मिलकर कार्य करना चाहिए। ठीक है ना, चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, सभी लोग प्रश्न 8 को देखिए। कह रहे कि ECCE का क्या उद्देश्य है। ठीक है, उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि ECCE का उद्देश्य, ECC का अर्थ होता है दोस्तों ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, यह जो कि 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है। ठीक है, अगली पॉइंट में लिखिएगा कि इसमें शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, संज्ञानात्मक और भाषा विकास शामिल है। ठीक है, अगली पॉइंट में हम लिखिएगा कि बच्चों को एक सुरक्षित और देखभाल करने वाला वातावरण प्रदान करना। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। चलिए अगली आपकी है, बच्चों को एक सुरक्षित और देखभाल करने वाला वातावरण प्रदान करना। ठीक है, बच्चों को उनके विकास के लिए आवश्यक उत्तेजना प्रदान करना। अगली आप लोग पॉइंट बना के लिखिएगा कि बच्चों को सामाजिक और भावनात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना। ठीक है, अगली पॉइंट में लिखिएगा कि बच्चों को सीखने के लिए तैयार करना। ठीक, समझ में आ गया। चलिए आगे प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न है आपका 9। ठीक है, तरह की NCERT का मुख्य कार्य क्या है। उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, यानी उसको कहा जाता है NCERT, भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है जो स्कूली शिक्षा से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सहायता और सलाह देता है। ठीक है, चलिए आइए अगली हेडिंग आप लोग बनाइएगा कि NCERT के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। ठीक है, वो कौन कौन से कार्य हैं, उन कार्यों को देखते हैं। पॉइंट में आप लोग लिखिएगा कि स्कूली शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में शोध कार्य करना, उसे बढ़ावा देना और समन्वय करना। ठीक है, दूसरी हेडिंग है, पॉइंट में लिखिएगा कि मॉडल पाठ्य पुस्तकें, शिक्षण सामग्री और मूल्यांकन उपकरण विकसित करना। ठीक है, तीसरे में आप लोग लिखिएगा कि शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। चौथा है दोस्तों कि शिक्षा के लिए राष्ट्रीय नीतियां तैयार करने में सरकार की सहायता करना। ठीक है, ये सब हैं आपके। आइए हम लोग पांचवा देख लेते हैं पॉइंट। पांचवा में आप लिखिएगा कि शिक्षा प्रणाली में समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। ठीक है, और आपका छठा है कि शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए नवीनतम शिक्षण विधियों और तकनीकों को विकास करना। ठीक है, तकनीकों का विकास करना। ठीक, चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, प्रश्न 10। दोस्तों प्रश्न 10 को सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिए। दोस्तों अगर चैनल पर हमारे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं ना, तो चैनल को हमारे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि शिक्षा बिना बोझ के इन
संदर्भ में यशपाल समिति के मुख्य सुझाव क्या थे भाई? उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि शिक्षा बिना बोझ के यशपाल समिति के मुख्य सुझाव में आप लोग पॉइंट बना के लिखिएगा हेडिंग में कि परीक्षा प्रणाली में सुधार, परीक्षा प्रणाली में सुधार। ठीक है, इसमें पॉइंट बना के लिखिएगा कि परीक्षाओं को केवल ज्ञान मूल्यांकन करने के बजाय समय विकास का मूल्यांकन करना चाहिए। ठीक है, अगली जो पॉइंट में आप लिखिएगा कि बोर्ड परीक्षाओं को केवल 12वीं कक्षा में आयोजित किया जाए। ठीक है, समझ गया? चलिए आगे देखिए, दूसरी पॉइंट में हम लोग देखिएगा कि कक्षा 10वीं तक की परीक्षाओं को बोर्ड परीक्षाओं के बजाय आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर आयोजित किया जाए। ठीक है, आइए अगली हेडिंग हम लोग देख लेते हैं। अगली जो हेडिंग आपकी है वो हेडिंग आपकी दूसरी है, कह रहा है कि पाठ्यक्रम में सुधार। ठीक है, पाठ्यक्रम में सुधार, उसके अंतर्गत आप लोग लिखिएगा पॉइंट में कि पाठ्यक्रम को, ठीक है, बोझिल बनाने के बजाय व्यापक और संतुलित बनाया जाए। ठीक है, दूसरा है कि पाठ्यक्रम में जीवन कौशल और मूल्यों को शामिल किया जाए। तीसरा में आप लोग लिखिएगा कि पाठ्यक्रम को रचनात्मकता और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए जाए। ठीक है, डिजाइन किया जाए। ठीक, आइए अगली पॉइंट हम लोग देखते हैं, हेडिंग आपकी तीसरी है, कह रहा है कि शिक्षण विधियां में सुधार। ठीक है, इसमें पॉइंट बनाकर लिखिएगा दोस्तों कि शिक्षण विधियों को रोचक और प्रभावी बनाया जाए। ठीक है, दूसरी पॉइंट लिखिएगा शिक्षण विधियों में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहन किया जाए। अब चौथी हेडिंग आप लोग देख लीजिएगा, चौथी हेडिंग आप लोग लिखिएगा कि शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण। ठीक है, इसमें पॉइंट में लिखिएगा कि शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए ताकि वे नवीनतम शिक्षण विधियों और तकनीकों का प्रयोग कर सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये जो है 2023 के प्रश्नों को हमने बहुत बढ़िया से देख लिया है। अब हम लोग दोस्तों 2022 के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो जितने लोग इस समय लाइव जुड़े हैं सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, प्रश्न आपका 11 है आपके स्क्रीन पर, कह रहा है कि सन 1813 एवं 1833 के आज्ञा पत्र क्या है। ठीक है, उत्तर में आप लोग लिखिएगा 1813 का आज्ञा पत्र। ठीक है, इसमें पॉइंट बनाकर हेडिंग बनाएगा कि धार्मिक प्रचार की अनुमति। ठीक है, धार्मिक प्रचार की अनुमति, इसके अंतर्गत आप लोग लिखिएगा कि इस आज्ञा पत्र के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की अनुमति दे दी थी। ठीक है, आइए अगली हेडिंग हम लोग देख लेते हैं। अगली हेडिंग आपके स्क्रीन पर, ठीक है, कह रहा है कि शिक्षा पर खर्च, कह रहा है कंपनी को भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने का आदेश दिया गया था। ठीक है, और अगली हेडिंग आपकी रहेगी कि प्राच्यवाद और पाश्चात्यवाद का विवाद, इसमें लिखेगा कि इस आज्ञा पत्र के बाद भारत में शिक्षा के क्षेत्र में प्राच्यवाद और पाश्चात्यवाद के बीच एक लंबा विवाद चला। ठीक है, प्राच्यवादी भारतीय संस्कृति और भाषाओं को बढ़ावा देना चाहते थे, जबकि पाश्चात्यवादी जो थे वो अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे। ठीक है, आइए अगली हम लोग हेडिंग देखते हैं दोस्तों। अगली हेडिंग आपकी रहेगी 1833 का आज्ञा पत्र। ठीक है, इसमें पॉइंट में लिखिएगा हेडिंग बनाकर कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। इस आज्ञा पत्र के माध्यम से कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अगली हेडिंग आपकी रहेगी शिक्षा नीति में बदलाव। ठीक है, कह रहा है कि लॉर्ड मैकाले के सुझाव पर इस आज्ञा पत्र के माध्यम से भारत में शिक्षा नीति में बड़े बदलाव किए गए। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया और भारतीय भाषाओं और संस्कृति को, ठीक है, संस्कृति को कम महत्व दिया गया। ठीक है, चलिए आइए अगली हेडिंग हम लोग देखते हैं। अगली जो हेडिंग आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, कह रहा है कि भारतीयों की सिविल सेवा में प्रवेश। ठीक है, भारतीयों को सिविल सेवा में प्रवेश, इसके अकॉर्डिंग लिखिएगा कि भारतीयों को सिविल सेवा में प्रवेश का रास्ता खोला गया। ठीक है, हालांकि इसमें कई प्रतिबंध थे। ठीक है, इसमें भी कई प्रतिबंध थे। ठीक है ना, चलिए आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न 12। ठीक है, 12th को देखिए सभी लोग, कह रहा है कि यशपाल समिति के सुझाव एवं रिपोर्ट का सारांश लिखिए। उत्तर में आप लोग लिखिएगा दोस्तों कि यशपाल समिति के सुझाव एवं रिपोर्ट। ठीक है,
पॉइंट बना के लिखिएगा कि नंबर 1 में लिखिएगा कि समिति द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD को सौंपा गया। ठीक है, अंतिम रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य के लिए GRI जैसी परीक्षा विकसित करने की जरूरत है ना। दूसरे पॉइंट में लिखा गया कि रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य के लिए GRI जैसी परीक्षा विकसित करने की जरूरत है। ठीक है, आइए तीसरी हम लोग देखते हैं कि तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है। यह भी सिफारिश की गई थी कि यह नया नियामक राजनीतिक दबावों से मुक्त होना चाहिए। ठीक है, और अगली आप लोग हेडिंग देखिएगा दोस्तों। अगली जो हेडिंग आपकी स्क्रीन पर है, यशपाल समिति बिना बोझ के सीखना। ठीक है, यशपाल समिति बिना बोझ के सीखना, इसके अंतर्गत आप लोग लिखिएगा कि 1993 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने स्कूली बच्चों के अधिक बोझ के मुद्दे पर जाने के लिए यशपाल के अध्यक्ष के साथ एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया था। इस समिति को यशपाल समिति भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, इस प्रश्न को देखिए। प्रश्न 13 कह रहा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, उत्तर में आप लोग लिखिएगा हेडिंग बनाकर कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, उसके अंतर्गत लिखिएगा कि देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों को न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरू किया गया था। ठीक है, समझ रहे हैं। अगली हेडिंग आप लोग बनाइएगा दोस्तों कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताएं निम्नलिखित थी, कौन कौन थी। आइए हम उसको एकदम विधिवत जानते हैं एकदम बेसिक रूप से। पहला आप लोग पॉइंट बना के लिखिएगा कि शिक्षा का व्यावसायीकरण। दूसरा कह रहा है कि सामान्य शैक्षिक संरचना। तीसरा कह रहा है कि सभी के लिए समान शैक्षिक अवसर। चौथा कह रहा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शिक्षा नीति 1986 के तहत 1987-88 में शुरू की गई एक शैक्षिक योजना थी। ठीक है, पांचवा है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि भारत के प्राथमिक विद्यालयों में मानव और भौतिक संसाधन उपलब्धता को बढ़ावा देना। ठीक है, या बढ़ाना, समझ रहे हैं। आइए छठा देख लेते हैं हम लोग। छठा कह रहा है कि यह सभी प्राथमिक स्कूलों के लिए न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की आपूर्ति से संबंधित है। ठीक है, अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का परिणाम था। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न 13 का आंसर। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न 14 जो आपकी स्क्रीन पर है। सभी लोग देखिए इसको। कह रहे कि बेसिक शिक्षा परियोजना का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है, उत्तर में आप लोग लिखिएगा दोस्तों कि बेसिक शिक्षा परियोजना का उद्देश्य है कि बालकों का समुचित एवं सर्वगीण विकास। बुनियादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और शैक्षिक एवं आर्थिक विकास करना था। गांधी जी के अनुसार मनुष्य एक मानवशारीरिक प्राणी है। ठीक है, मनोशारीरिक प्राणी है, अतः उन्होंने सर्वप्रथम बालक के शारीरिक तथा मानसिक विकास पर बल दिया तथा इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि औपचारिक तथा गैर औपचारिक तरीकों से, ठीक है, तथा कार्यात्मक साक्षरता के माध्यम से संतोषजनक स्तर तक प्रारंभिक शिक्षा के सर्वीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। ठीक है, चलिए आइए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 15। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 15 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान में उत्तरदायी अभिकरण कौन से हैं। ठीक है, उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि संपूर्ण साक्षरता अभियान में उत्तरदायी अभिकरण निम्न है। पहला है नीति और नियोजन। दूसरा है विकासात्मक एवं संवर्धनात्मक कार्यकलाप। ठीक है, तीसरा आपका है शैक्षिक एजेंसियां एवं अन्य गैर सरकारी संगठनों को सहायता सहित रचनात्मक कार्य। ठीक है, आइए चौथा देखिए। चौथा कह रहा है कि प्रौद्योगिकी प्रदर्शन। पांचवा है नेतृत्व प्रशिक्षण। छठा है मीडिया और सामग्री सहित संसाधन विकास। सातवां आपका है अनुसंधान एवं विकास। आठवां आपका है निगरानी एवं मूल्यांकन आदि। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न 15 का आंसर। आइए हम लोग प्रश्न 16 पर आ गए हैं। सभी लोग प्रश्न 16 को देखिए। कह रहा है कि कर्जन की शिक्षा नीति का मूल्यांकन संक्षेप में कीजिए। ठीक है, उत्तर में आप लोग लिखिएगा दोस्तों कि लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति का
विश्लेषण एवं व्याख्या। लॉर्ड कर्जन की भारतीय शिक्षा के लिए जो मुख्य देन है वह इस प्रकार से लागू किया गया। लॉर्ड कर्जन ने कृषि के क्षेत्र में भी काफी सुधार किए और उन्होंने कृषि महाविद्यालयों एवं नैतिक शिक्षा के विवाद को भी हल किया। लॉर्ड कर्जन उच्च कोटि के विद्वान कुशल प्रशासक थे। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु उन्होंने शिमला में एक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। ठीक है, यह सम्मेलन 15 दिन तक चला और इसकी अध्यक्षता स्वयं लॉर्ड कर्जन ने की। ठीक है, समझ रहे हैं? आइए आगे हम लोग देख लॉर्ड कर्जन ने की। इससे यह स्पष्ट होता है कि लॉर्ड कर्जन भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए कितने इच्छुक थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, प्रश्न 17 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई, इसके प्रमुख 2 लक्ष्य आपको बताना है। उत्तर में लिखिएगा कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना 1988 में संचालित हुई। ठीक है, भारत सरकार ने भारत के लिए 12 बाल श्रम स्थानिक जिलों में कामकाजी बच्चों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की। ठीक है, आइए अगली हम लोग हेडिंग बनाएंगे राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना यानी योजना के लक्ष्य। ठीक है, इसमें पॉइंट बना के लिखिएगा कि 14 वर्ष से कम आयु के कामकाजी बच्चों को शिक्षा से जोड़ना। ठीक है, दूसरा है कि किशोर श्रमिक 18 वर्ष से अधिक आयु खतरनाक व्यवसायों में लगे हुए होते हैं, इन्होंने खतरनाक व्यवसाय से छुटकारा दिलवाना। तीसरा है कि सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से 5 से 8 वर्ष की आयु में बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में सीधे मुख्य धारा में लाया जाता है। ठीक है, आइए हम लोग चौथा देखते हैं। चौथा कह रहा है कि 9 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का पहले जिला परियोजना समिति द्वारा स्थापित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना या योजना विद्यालय के माध्यम से पुनर्वास किया जाता है और फिर उन्हें औपचारिक शिक्षा से परिचित कराया जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका 18 जो आपके स्क्रीन पर है, सभी लोग प्रश्न 18 को देखिए। कह रहा है कि DPEP क्या है, इसका परिचय दीजिए। ठीक है, आपको बताना है कि DPEP क्या है, इसका आपको परिचय देना है। तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि DPEP का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख पहल के रूप में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जिसे DPEP की योजना 1994 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य अधिगम की उपलब्धि में सुधार करने और सामाजिक समूहों के बीच असमानताओं को कम करने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाता है। ठीक है, आइए आगे कह रहा है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा परियोजनाओं में से एक है। इसके माध्यम से विकेंद्रीकृत प्रबंधन, ठीक है, विकेंद्रीकृत प्रबंधन, भागीदारी प्रक्रियाओं, ठीक है, सभा शक्तिकरण और क्षमता निर्माण के साथ जिला विशिष्ट योजना सभी स्तर पर जोर देकर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। ठीक है, DPEP केंद्र सरकार की एक परियोजना है। केंद्र में 85% कितने दोस्तों 85% एवं राज्य में केवल 15% व्यय करता है, जिसे विश्व बैंक की मदद से, ठीक है, 5 पिछड़े हुए राज्यों जैसे बिहार आपका है, उत्तर प्रदेश आपका है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है एवं गुजरात में शुरू किया गया है। बाद में इसे अन्य राज्यों में विस्तृत किया जाएगा। ठीक है, और अन्य राज्य में इसको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, जहाँ पर शिक्षा की कमी होगी उस कमियों को दूर किया जाएगा। ठीक है, ये हमारी सरकार की पहल है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न 19 कह रहा है कि पी मोस्ट क्या है, इसका परिचय देना आपको है। उत्तर में लिखिएगा कि पी मोस्ट स्कूल शिक्षकों के लिए सेवाकालीन शिक्षा कार्यक्रम है। ठीक है, यह शिक्षा की उभरती चिंताओं के प्रति शिक्षकों को संवेदनशील बनाने, ठीक है, के लिए वर्ष 1986 से 1990 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसे हम कहते हैं NCERT द्वारा क्या किया गया था, शुरू किया गया था। ठीक है, आइए अब लोग अगली हेडिंग हम लोग देखते हैं।
इसके लिए प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण 2 भागों में किया गया। ठीक है, कौन कौन से? पहला लिखिएगा कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सामग्री, दूसरा है कि माध्यमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सामग्री। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत विद्यालयों को न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध करा लेने के उपरांत वर्ष 1990 में विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के साथ जोड़ना है ना, साथ जोड़ने का निर्णय लिया गया। ठीक है, आइए अगली हेडिंग देखिए। पी मोस्ट कार्यक्रम की रूपरेखा निम्न है। कौन कौन से भैया? एक है बाल केंद्रित शिक्षा के आधार पर शैक्षिक गुणवत्ता के प्रोत्साहन पर बल दिया गया। दूसरा है कि पी मोस्ट कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय तथा कक्षाओं को आकर्षक बनाने पर बल दिया गया। ठीक है, तो चलिए आज चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 20। ठीक है, प्रश्न 20 क्या कह रहा है दोस्तों? अगर चैनल को हमारे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को हमारे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों यारों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि SOPT का पूरा नाम लिखना है, इसके 2 मुख्य उद्देश्य बताना है। ठीक है, SOPT का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इंटेंसिव प्रोग्राम फॉर प्राइमरी टीचर। ठीक है, SOPT कार्यक्रम मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 1993 से 94 में अनुस्थापन हेतु, ठीक है, चलाई जा रही है प्रायोजित योजना थी। इस योजना के अंतर्गत शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराने के अतिरिक्त इस योजना के क्रियान्वयन संगठन प्रबंधन का उत्तरदायित्व सौंपा गया। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं आगे। अगला जो आपकी हेडिंग रहेगी वो रहेगी SOPT का उद्देश्य निम्न है। कौन कौन से पॉइंट में लिखेगा कि NCERT के सन 1991 के राष्ट्रीय रिपोर्ट में चर्चित न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताओं पर बल देना। दूसरा है कि अध्यापकों को छात्र छात्राओं के केंद्रित, ठीक है, छात्र छात्राओं को केंद्रित अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा है कि कोमल तथा क्रियाकलाप केंद्रित शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में प्रशिक्षण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना। ठीक है, और आपका चौथा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में दी जाने वाली सामग्री का समुचित उपयोग करने की क्षमता का विकास करना। ठीक है, चलिए चलते हम लोग आगे। देखिए दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं 2020। ठीक है, तो दोस्तों 2020 के सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो जितने लोग इस समय लाइव जुड़े हुए हैं सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को हमारे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इतना काम लोग आप लोग तो कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 21 आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पर संक्षिप्त टिप्पणी करना आपको। ठीक है, टिप्पणी कीजिए। उत्तर में आप लिखिएगा कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ये आप हेडिंग बनाइएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग लिखिएगा कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 5 मई 1988 को की गई थी। यह मिशन भारत में निरक्षरता, ठीक है, निरक्षरता उन्मूलन के लिए किए जाने वाले प्रयासों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ठीक है, इसकी स्थापना के बाद देश में साक्षरता की गति में क्या हुई है? तेजी आ गई थी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है कि सन 2011 की जनगणना में भारत में साक्षरता का जो प्रतिशत पहले की तुलना में पर्याप्त अधिक प्रदर्शित किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद ही केरल में, ठीक है, केवल नहीं केरल है, केरल में पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के बाद अब तक लगभग 9 करोड़, ठीक है, कितने दोस्तों? लगभग 9 करोड़ व्यक्तियों को साक्षर बनाया जा चुका है तथा इसके कार्यक्रम में देश के 561 जिलों में संचालित हो रही है। ठीक है, अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। ठीक है, यह निश्चित रूप से कहा जाता है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के द्वारा देश में निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाने में पर्याप्त प्रगति की गई है। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग हम लोग लिखिएगा। अगली हेडिंग हम लोग की रहेगी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के उद्देश्य। इसके अंतर्गत आप लोग लिखिएगा कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला आपका है सतत शिक्षा योजना के, है ना, सतत शिक्षा योजना की संपूर्ण सफलता के लिए साक्षरता कार्यक्रमों को प्राप्त करना तथा लोगों को लक्ष्य सतत अधिगम प्रदान करना। ठीक है, दूसरा आपका है कि सामाजिक और पेशागत विकास के प्रोत्साहन के लिए क्षेत्रीय मांग की
जरूरतों के अनुसार अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न 22। देखिए सब लोग प्रश्न 22 को क्या कह रहा है। कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन में समस्याएं बताइए। उत्तर में आप लोग लिखिएगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन में निम्नलिखित समस्याएं थी। पहले में आप लोग लिखिएगा कि हेडिंग बनाकर भाषाई एवं अध्ययन संबंधित मुद्दे। ठीक है, लिखिएगा इसके अंतर्गत कि अपवंचित वर्ग के बच्चों के लिए भाषाई एवं अध्ययन संबंधित मुद्दा प्रमुख है। भारत के ऐसे कई क्षेत्र, ठीक है, खासकर उत्तर पूर्व भारत में एक ही जनपद में कई भाषाओं एवं बोलियां प्रयोग में लाई जाती हैं। ऐसे क्षेत्रों में भाषा एवं अध्ययन संबंधित समस्याएं, ठीक है, समस्याएं ऊपर कर देते हैं। चलिए, समस्याएं लगातार बनी हुई है। ठीक है, दूसरी अपनी हेडिंग बनाएगा कि स्थानीय सरकारों की भूमिका। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन में स्थानीय सरकारों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। सामाजिक आर्थिक स्थिति के, है ना, सामाजिक आर्थिक स्थिति से स्थानीय सरकार बहुत अच्छे ढंग से परिचित होती है, जो ग्रामीण क्षेत्र शिक्षा एवं विकास के लिए कार्य कर सकती है। ठीक है, या कर रही है, समझ रहे हैं। चलिए अगली हेडिंग आप लोग बनाएगा तीसरी, सीटों संबंधित मुद्दा ना, सीटों संबंधित मुद्दा। इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए 25 सीटें निजी विद्यालयों में आरक्षित की जाएंगी। ठीक है, यह प्रावधान एक बेहतर सामाजिक व्यवस्था के निर्माण और विकास में मदद कर सकता है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 23 कह रहा है कि वंचित वर्ग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, उत्तर में लिखिएगा दोस्तों कि वंचित वर्ग से तात्पर्य है कि विहीन होना या रहित होना है। ठीक है, विहीन होना या रहित होना। ठीक है, अर्थात ऐसा वर्ग या समूह उन लोगों से होता है जो समाज की मुख्य धारा से क्या हो जाते हैं, कटे होते हैं। ठीक है ना, या जिन्हें समाज जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित करके रखा जाता है, जिसके अधिकारों का क्या होता है दोस्तों, हनन शोषित वर्ग करता है। ठीक है, जो आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जो अपने जीवन यापन के लिए आवश्यक मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते हैं, जिन्हें समाज के शोषित वर्ग के लोग अपने वर्चस्व स्थापित कर अलग अलग कर देते हैं, ऐसे लोगों को वंचित वर्ग कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए आइए आगे चलते हम लोग हैं। चलिए देखिए अगर आगे क्या कह रहा है कि भारत, ठीक है, भारत में वंचित वर्ग मुख्यतः दलित एवं निचली जातियों तथा आदिवासी समूह के लोगों को माना जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों को ऊंची जाति के लोगों ने समाज की मुख्य धारा से अलग कर दिया था और उनके अधिकारों का हनन भी किया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 24 कह रहा है कि विद्यालय प्रबंधन समिति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना आपको है। इसमें आप लोग हेडिंग बनाएगा उत्तर में कि विद्यालय प्रबंधन समिति, ठीक है, इसे हम RTE यानी बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की विशेष बात यह है कि विद्यालय को अच्छे तरीके से चलाने के लिए स्कूल में या विद्यालय में पढ़ाने वाले बच्चों के माता पिता, मुख्य रूप से माताओं एवं स्कूल में शिक्षकों से मिलकर एक विद्यालय प्रबंधन समिति या कमेटी जिसे कहेंगे, ठीक है, बनाई जाएगी। यह कमेटी विद्यालय के सभी मामलों के लिए जिम्मेदार होगी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं। पॉइंट में लिखिएगा कि इस कमेटी के कुछ कर्तव्य एवं अधिकार होंगे। दूसरे में लिखिएगा कि इस कमेटी के सदस्य साथ मिलकर स्कूल के विकास एवं स्कूल को सही तरीके से चलाने के लिए तथा बच्चों के उचित शिक्षा के लिए योजना बनाएंगे। ठीक है, अगली पॉइंट आप लोग लिखिएगा कि यह कमेटी विद्यालय को एक अच्छा एवं आदर्श विद्यालय बनाने का हर संभव प्रयास करेगी। अगली हेडिंग आप की रहेगी, पॉइंट बना दीजिएगा कि विद्यालय प्रबंधन कमेटी मिड डे मील सहित अन्य सुविधाओं का निरीक्षण करेगी। ठीक है, इतना आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देते हैं हम लोग। प्रश्न आपका 25 है। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को हमारे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा हेतु शिमला सम्मेलन में क्या विचार व्यक्त किए गए थे। ठीक है, तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा हेडिंग बनाकर शिमला सम्मेलन। ठीक है, क्या लिखेंगे, शिमला सम्मेलन। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग लिखिएगा कि शिक्षा सुधार के कार्यों को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने सितंबर 1901 में शिमला में एक शिक्षा सम्मेलन
का आयोजन किया, जिससे ठीक है, जिसमें प्रांतों के शिक्षा संचालकों एवं मिशनरियों के प्रतिनिधियों को भाग लेने के लिए बुलाया गया, किंतु भारत के एक भी प्रतिनिधि को नहीं बुलाया गया। इसको देखते हुए भारतीयों में कर्जन के शिक्षा संबंधित कार्यों के ठीक है प्रति संदेह उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, आइए आगे आगे कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा हेतु शिमला सम्मेलन में व्यक्त किए गए विचार निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट में लिखिएगा कि पाठ्यक्रम पूरी तरह साहित्यिक होना। दूसरा है कि अंग्रेजी को प्रमुख स्थान देकर भारतीय भाषाओं की उपेक्षा करना। ये तो गलत है ना भाई, प्राथमिक शिक्षा में भारतीय भाषाओं को स्थान नहीं। प्राथमिक शिक्षा पर कम ध्यान दिया जाना। प्राथमिक शिक्षा में अंग्रेजी का अध्ययन। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, सभी लोग इस प्रश्न को देखिए। प्रश्न 26 क्या कर रहा है कि शिक्षक शिक्षा में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की भूमिका लिखना आपको है। उत्तर में लिखिएगा कि शिक्षक शिक्षा में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की भूमिका। ठीक है, कह रहा है कि शिक्षा नीति में ऐसी परिस्थितियां बनाने की बात कही गई है जिससे अध्यापकों को निर्माण और सृजन की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिले। राज्य में नीचे कुछ प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं जिनकी गतिविधियां प्री सर्विस टीचर एजुकेशन तक सीमित हैं। ठीक है, आइए आगे हम लोग देखते हैं। आगे आपकी हेडिंग रहेगी सेवा पूर्व प्रशिक्षण शाखा। ठीक है, इसके अंतर्गत लिखिएगा कि संस्था की विभिन्न शाखाओं के कार्यों में सहयोग प्रदान करना, विभिन्न कार्यक्रमों में विजय की आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। अगली पॉइंट में लिखिएगा कि शारीरिक शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों का संपादन करना। ठीक है, आइए अगली हेडिंग हम लोग देखते हैं। अगली जो हेडिंग है दोस्तों आपकी सेवाकालीन प्रशिक्षण। ठीक है, क्या है सेवाकालीन प्रशिक्षण। ठीक है, इसके अंदर लिखिएगा कि डाइट में संचालित होने वाले सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु वार्षिक कैलेंडर बनाना। ठीक है, अगली पॉइंट लिखिएगा कि डाइट के बाहर आयोजित होने वाले सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु संबंधित विभाग को सहयोग करना। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न 27 करें कि बाल अधिकार से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आप लोग उत्तर में लिखिएगा हेडिंग बनाकर कि बाल अधिकार। ठीक है, बाल अधिकार के अंतर्गत लिखिएगा कि बाल अधिकार मौलिक स्वतंत्रता है जिनका प्रत्येक बच्चे को आनंद लेना चाहिए। इसमें जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और नुकसान से सुरक्षा का अधिकार शामिल है। यह अधिकार संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त है और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि प्रत्येक बच्चा ठीक है सुरक्षित, स्वास्थ्य और पोषित वातावरण में बड़ा हो। ठीक है, चलिए चलते हम लोग आगे। अगली हेडिंग हमारी रहेगी बाल अधिकारों का महत्व। क्या रहेगा दोस्तों, बाल अधिकारों का महत्व। कह रहा है कि बाल अधिकार महत्वपूर्ण है क्योंकि वे सुनिश्चित करते हैं कि बच्चों के साथ समान और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए। वे बच्चों को शोषण और दुर्व्यवहार से बचाने में मदद करते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग आप लोग बनाएगा कि समाज की भूमिका। बाल अधिकारों को कायम कर रखने में समाज में हर किसी की भूमिका होती है। माता पिता, शिक्षकों और सरकारी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हम लोग हैं अगले प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न जो है दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, सभी लोग इस प्रश्न को देखिए। प्रश्न सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोग एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय शिक्षा में लॉर्ड कर्जन का योगदान लिखिए। ठीक है, उत्तर में लिखिए कि भारतीय शिक्षा लॉर्ड कर्जन का योगदान प्राथमिक शिक्षा में। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा में लॉर्ड कर्जन ने क्या योगदान दिया है, इसके अंतर्गत आप लोग लिखिएगा दोस्तों कि प्राथमिक स्तर की शिक्षण विधियों में सुधार किए जाए और किंडरगार्टन प्रणाली का प्रयोग किया जाए। दूसरा है प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षक को 2 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाए और उनके वेतन में वृद्धि किया जाए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे आपका हेडिंग है माध्यमिक शिक्षा में। ठीक है, क्या है माध्यमिक शिक्षा में। पॉइंट में लिखिएगा कि माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उन्हें मान्यता प्रदान करने और सहायता अनुदान स्वीकृत करने के नियम कठोर किए जाने चाहिए। दूसरा आपका है कि शारीरिक शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों का संपादन करना, इनके पाठ्यक्रम में ठीक है
व्यावसायिक विषयों को क्या देना दोस्तों, स्थान दिया जाना चाहिए। ठीक है। तीसरा आपका कह रहा है कि सभी माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त किए जाने चाहिए। ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है। अगला जो प्रश्न आपका है, प्रश्न 29 जो आपकी स्क्रीन पर आ गया है, सभी लोग इस प्रश्न को देखिए। कह रहा है कि स्वतंत्रता पश्चात के किन्हीं दो शिक्षा आयोग का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है। उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि स्वतंत्रता के पश्चात निम्न दो शिक्षा आयोग थे। पहला था आपका राधा कृष्णन आयोग जो कि 1948 से 49, ये पहला आपका शिक्षा आयोग था। ठीक है। इसके अंदर लिखिएगा कि भारत सरकार द्वारा 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित किया गया था। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका है कि इसका मुख्य कार्य जो है विश्वविद्यालयी शिक्षा की समस्याओं पर अपना विचार देना। ठीक है। तीसरा आपका था कि इनका मुख्य सिफारिश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन प्रस्ताव था। ठीक है। चलिए आइए आगे हम लोग देखते हैं। अगला जो आपका रहेगा वो रहेगा मुदालियर आयोग। ठीक है, 1952। ठीक है। कह रहा है कि यह माध्यमिक शिक्षा आयोग था। इसका गठन 1952 में किया गया था। इनका अध्यक्ष जो थे वो थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ठीक है। इनका पूरा नाम है लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। ठीक है। आइए इनके उद्देश्य देखिए। पहला है कि माध्यमिक शिक्षा की जांच करना। दूसरा है माध्यमिक शिक्षा का संगठन के बारे में अध्ययन। तीसरा आपका है कि प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा में संबंध। ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगला प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न आपका है 30। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को हमारे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। कह रहे हैं कि शिक्षकों के अकादमिक सपोर्ट में डाइट की क्या भूमिका है। उत्तर में लिखिएगा दोस्तों, शिक्षकों के अकादमिक सपोर्ट में डाइट की भूमिका। ठीक है, सपोर्ट लिखा गया था। ठीक है। शिक्षा की नीति में ऐसी परिस्थितियां बनाने की बात कही गई है जिससे अध्यापकों के निर्माण और सृजन की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिले। राज्य से नीचे कुछ प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं हैं जिनकी गतिविधियां प्री सर्विस टीचर एजुकेशन तक सीमित है। इससे आगे बढ़कर सेवाकालीन शिक्षकों का सतत सक्षमीकरण एवं शिक्षा के लिए लगातार अकादमिक सपोर्ट डाइट की स्थापना हुई। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण एवं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत 15 से 35 आयु समूह के लिए कार्यात्मक साक्षरता के विशेष संदर्भ में प्रारंभिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा साक्षरता। ठीक है। प्रौढ़ शिक्षा साक्षरता के लिए बनाई गई रणनीति एवं कार्यक्रमों की सफलता के लिए ग्रास रूट लेवल पर अकादमिक एवं रिपोर्ट प्रदान करना। ठीक है। तो ये दोस्तों प्रश्न 30 आपका समाप्त हो गया। अब हमको पढ़ना है वर्ष 2019 में। ठीक है। अब हम लोग दोस्तों आ गए हैं 2019 में। तो जितने लोग इस समय लाइव जुड़े हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम होंगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। इतना काम आप लोग जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है। चलिए चलते हम लोग हैं प्रश्न पर। आइए प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न 31 कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की प्रमुख विशेषताएं बताना आपको है। उत्तर में लिखिएगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विशेषताएं निम्न है। चलिए उत्तर में लिखिएगा आप लोग कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विशेषताएं निम्न है। ठीक है। इसमें हेडिंग आप लोग बनाएगा पहले में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ठीक है। इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। ठीक है। आइए आगे हम चलते हैं। आगे आपकी हेडिंग रहेगी प्रवेश न दिए गए बालकों या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है, ठीक है, के लिए विशेष प्रावधान। कौन कौन से विशेष प्रावधान है दोस्तों, आइए इसको देखते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई बच्चा 6 से वर्ष की आयु पर किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाता है तो वह बाद में अपनी उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश ले सकता है। ठीक है। तीसरा आपका जो है हेडिंग रहेगी वो रहेगी अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार। ठीक है। इस अधिनियम के अंतर्गत यदि किसी कारणवश कोई छात्र एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाना चाहता है तो उसे किसी दूसरे स्कूल में स्थानांतरण लेने का अधिकार होगा। ठीक है, समझ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब लिए। चौथा आपका है यह RTE ACT शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए विद्यालय में बेसिक
पैरामीटर को स्थापित करता है। ठीक है, पांचवा आपका है इसके तहत ऐसे संस्थान के संचालन पर रोक लगाई जाती है जिसे मान्यता प्राप्त ना हो। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों, प्रश्न 32 कह रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्राच्य या पाश्चात्य विवाद क्या है। उत्तर में आप लोग लिखिएगा दोस्तों कि शिक्षा के क्षेत्र में प्राच्य या पाश्चात्य विवाद का जन्म ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, के 1813 के आज्ञा पत्र से हुआ। ठीक है, 1813 के आज्ञा पत्र से हुआ। इस संबंध में निम्न दो कारक प्रमुख हैं। पहला आपका है दोस्तों, इस आज्ञा पत्र में यह निर्देश दिया गया था कि ब्रिटिश कंपनी शासित क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था करना कंपनी का उत्तरदायित्व होगा। ठीक है, परंतु इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि शिक्षा का स्वरूप क्या होगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे हम लोग देते हैं दूसरा। द्वितीय है कि 1 लाख रुपए की धनराशि प्रतिवर्ष साहित्य के रख रखाव और भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन और भारतीय को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का ज्ञान कराने के लिए निश्चित की गई थी। इसमें साहित्य और भारतीय विद्वान की व्यवस्था नहीं की गई थी। ठीक है, आगे है कि परिमाणात्मक कंपनी के लोगों ने इस दोनों शब्दों, चाहे वो साहित्य हो और भारतीय विद्वान का अर्थ अलग अलग लिया, जिसके कारण दो वर्ग बन गए, एक पाश्चात्यवादी और दूसरा पश्चातवादी में बदल गया। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न 32 का आंसर। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न अगला जो प्रश्न आपका रहेगा वो रहेगा प्रश्न 33। देखिए प्रश्न 33 क्या करा दोस्तों, करे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम के महत्व को स्पष्ट करना है। ठीक है, उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का निम्नलिखित महत्व है। पहला आप लोग लिखिएगा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों को न्यूनतम आवश्यक सेवाएं प्रदान करना था। ठीक है, दूसरा आपका है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के क्रियान्वयन होने के कारण छात्रों को, ठीक है, छात्रों का विद्यालय में ठहराव होने लगा। ठीक है, अगला आपका तीसरा है कि प्राथमिक स्तर के छात्रों की शिक्षा में अधिकतर सुधार हो गए। ठीक है, पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय में संसाधन की उपलब्धता होने से बालिकाओं की संख्या में वृद्धि हुई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की सहायता से ही सार्वभौमिक शिक्षा के सपने को साकार किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 34। देखिए प्रश्न 34 क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि लॉर्ड मैकाले के शिक्षा के दोष को क्या थे। लॉर्ड मैकाले के शिक्षा के दोष क्या थे स्पष्ट करना आपको। ठीक है, उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि लॉर्ड मैकाले द्वारा स्थापित शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित दोष हैं, है ना, निम्नलिखित दोष हैं जो इस प्रकार हैं। पॉइंट में आप लोग हेडिंग बनाकर लिखिएगा दोस्तों कि भारतीय शिक्षा और संस्कृति की उपेक्षा। मैकाले शिक्षा प्रणाली ने भारतीय शिक्षा और संस्कृति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, दूसरी आप लोग हेडिंग बनाएगा कि शिक्षा का व्यवसायीकरण। मैकाले शिक्षा प्रणाली ने शिक्षा व्यवसायिक बना दिया। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य छात्रों को सरकारी नौकरी के लिए तैयार करना था। रचनात्मकता, नैतिकता और सामाजिक मूल्यों को शिक्षा में कोई स्थान नहीं दिया गया। ठीक है, आइए आगे हम लोग देखते हैं तीसरी जो दोस्तों आपकी हेडिंग रहेगी वो रहेगी सामाजिक असमानता। ठीक है, इस प्रणाली ने केवल उच्च वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया। गरीब एवं पिछड़े वर्गों के बच्चों को शिक्षा से वंचित रखा गया। ठीक है, चौथा आपकी हेडिंग है कि शिक्षा का औपनिवेशीकरण। ठीक है, मैकाले शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को अंग्रेजों का दास बनाना था। ठीक है, भारतीयों को अंग्रेजों का दास बनाना था। इस प्रणाली ने भारतीयों को अंग्रेजी भाषा और संस्कृति के प्रति आकर्षित किया गया और इन्हें अपनी मूल संस्कृति से क्या किया गया दोस्तों, दूर कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगली हेडिंग पांचवी आपकी है शिक्षा का असंतुलन। इस प्रणाली ने शहरी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी और ग्रामीण क्षेत्रों को शिक्षा से क्या किया गया, वंचित रखा गया। लॉर्ड मैकाले द्वारा स्थापित शिक्षा प्रणाली भारत के लिए हानिकारक थी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 35। दोस्तों अगर हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को हमारे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए प्रश्न 35 क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम SOPT के प्रमुख उद्देश्य एवं घटक बताना आपको। ठीक है, उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि प्राथमिक शिक्षा का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम
एसओपीटी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसके तहत शिक्षा के अधिकार को लागू करने और सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास किया जा रहे हैं। ठीक है, आइए हरी लिखिएगा उद्देश्य। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पॉइंट में लिखिएगा दोस्तों कि शिक्षा के अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। दूसरी पॉइंट आपकी है कि वंचित और पिछड़े वर्गों के बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा में लाना। और आपका तीसरा पॉइंट जो होगा दोस्तों वो होगा बच्चों में नैतिक मूल्यों और जीवन कौशल का विकास करना। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अब आगे आप लोग हेडिंग बनाएगा प्राथमिक शिक्षा का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। पहले में आप लोग हेडिंग बना के लिखिएगा कि शिक्षा सामग्री। ठीक है, क्या लिखेंगे? शिक्षा सामग्री। इसके अंतर्गत लिखिएगा कि बच्चों को मुफ्त शिक्षा सामग्री प्रदान की जाती है और जैसे आपकी किताबें, कॉपी, पेंसिल, रबड़ आदि। ठीक है, दूसरा आपका छात्रवृत्ति। गरीब परिवारों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। ठीक है, तीसरा आपका है कि मिड डे मील, बच्चों को दोपहर का भोजन प्रदान किया जाता है। चौथा आपका है कि शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण, मानी कि योग्य शिक्षकों की नियुक्ति और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये सब चीजें हो रही हैं। ठीक है, आइए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर प्रश्न 36 कह रहा है कि बेसिक शिक्षा परियोजना का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। बेसिक शिक्षा परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। हेडिंग बनाएगा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना जिससे वे जीवन में सफल हो सकें। दूसरा आपका है कि समानता, सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग, ठीक है, सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। ठीक है, तीसरा आपका है कि निरक्षरता का उन्मूलन, देश के निरक्षरता को पूरी तरह से खत्म करना। ठीक है, आइए अगली जो आपकी रहेगी चौथा कौशल विकास, बच्चों में विभिन्न प्रकार के कौशल विकसित करना जिससे वे रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। पांचवा आपका है कि सामाजिक जागरूकता, बच्चों में सामाजिक जागरूकता पैदा करना और उन्हें नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में शिक्षित करना। बेसिक शिक्षा परियोजना के एक महत्वपूर्ण पहल है जिसके तहत देश में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है ना, चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 37 कह रहा है कि स्कूल चलो अभियान का वर्णन कीजिए। ठीक है, उत्तर में लिखिएगा कि स्कूल चलो अभियान एक पहल है। परिचय इसका है कि स्कूल चलो अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल थी, है ना, जिसका उद्देश्य था कि शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना और 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को स्कूल में नामांकित करना है। यह अभियान जो है शिक्षा के अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 के अंतर्गत लागू किया गया था। ठीक है, आइए उद्देश्य में देखिए क्या करा। उद्देश्य में पॉइंट में लिखिएगा कि सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना। ठीक है, दूसरी पॉइंट है कि शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। तीसरी आपकी कि स्कूल छोड़ने की दर को कम करना। चौथा आपका है कि बाल श्रम को समाप्त करना। ठीक है, पांचवा आपका है कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। ठीक है, आइए अगली हेडिंग है प्रभाव। इसमें हेडिंग में लिखिएगा कि स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत लाखों बच्चों को स्कूल में नामांकित किया गया है। दूसरा पॉइंट है कि शिक्षा छोड़ने की दर में कमी आई है। ठीक है, तीसरा आपका है कि बाल श्रम में कमी आई है। चौथा आपका है लैंगिक समानता में सुधार हुई है। ठीक है, ये सब चीजें जो कि सुधार हुआ गया। ठीक है, आइए अगला हमारा प्रश्न रहेगा प्रश्न आपका 38 आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को समझाइए। उत्तर में लिखिएगा दोस्तों कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना 1998 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी, है ना। एक योजना है जिसके उद्देश्य बाल श्रम को समाप्त करना और बाल श्रमिकों के पुनर्वास की सुनिश्चित करना है। ठीक है, अगली हेडिंग आप लोग बनाएगा कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के उद्देश्य। पॉइंट में लिखिएगा कि बाल श्रमिकों की पहचान करना और उन्हें खतरनाक रोजगार से मुक्त कराना। ठीक है, अगली पॉइंट है कि बाल श्रमिकों के लिए शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। तीसरा आपका है कि बाल श्रमिकों के परिवारों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, और आपका अगली पॉइंट है कि बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता पैदा करना। ठीक है, चलिए अब चलते हम लोग आगे। बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता पैदा करना, ये तो हो गया आपका। अब आपकी हेडिंग रहेगी राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के कार्य। पॉइंट में लिखिएगा कि बाल श्रमिकों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करना, है ना, क्या करना, सर्वेक्षण करना। अगली पॉइंट आपकी है कि बाल श्रमिकों को उनके परिवार तक पहुंचाना। अगली पॉइंट आपकी रहेगी लोगों को बाल श्रम के दृश्य प्रभावों के बारे में शिक्षित करना। ठीक है,
दुष्प्रभावों के बारे में क्या करना दोस्तों, शिक्षित करना। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, सभी लोग इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। प्रश्न 39, करा के हुड घोषणा पत्र की मुख्य विशेषताओं को लिखिए। हुड घोषणा पत्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली हेडिंग बनाकर आप लोग लिखिएगा कि शिक्षा का माध्यम, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगा, जबकि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा। ठीक है। दूसरा है कि विश्वविद्यालय की स्थापना, कलकत्ता, मदरसा और मुंबई, है ना, या बम्बई में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तीसरा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम को व्यापक और व्यवहारिक बनाया जाए। ठीक है। चौथा आपका है कि शिक्षकों का प्रशिक्षण, यानी कि शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था की जाएगी। ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं हम लोग हैं। आगे आपका है 5वां, महिला शिक्षा, महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। छठा आपका कि व्यावसायिक शिक्षा, यानी व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा। 7वां आपका परीक्षा प्रणाली, यानी परीक्षा प्रणाली को अपनाया जाएगा जो अधिक उद्देश्यपूर्ण और निष्पक्ष होगा। ठीक है। चलिए चलते हम लोग आगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, प्रश्न 40। दोस्तों अगर हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। कह रहे कि शिक्षा बिना बोझ के इस संदर्भ में यशपाल समिति ने अपनी सुझाव में क्या क्या कहा। तो उत्तर में लिखिएगा कि यशपाल समिति 1952, जिसे शिक्षा बिना बोझ की समिति भी कहा जाता है, यशपाल समिति के सुझाव निम्नलिखित हैं। पहला आपका है कि पाठ्यक्रम में बदलाव। पॉइंट में लिखिएगा कि पाठ्यक्रम को कम करके भार कम करना, अनावश्यक विषयों को हटाना। ठीक है। दूसरी पॉइंट आपकी है कि पाठ्यक्रम को गतिशील और प्रासंगिक बनाना। तीसरा आपका है कि कौशल विकास पर अधिक ध्यान देना। ठीक है। आइए अगली पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगली हेडिंग आपकी दूसरी है, शिक्षण विधियों में बदलाव, रटने की बजाय समझने पर जोर देना। ठीक है। अगली पॉइंट है कि रचनात्मक और क्रियात्मक शिक्षण विधियों का उपयोग करना। अगली पॉइंट है कि छात्रों को सक्रिय रूप से सीखने में शामिल करना। तीसरी आपकी हेडिंग रहेगी कि बोझ कम करने के अन्य उपाय हैं। पहली पॉइंट आपकी रहेगी भारी वस्तुओं को हटाना, स्कूल में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना। दूसरी आपकी रहेगी गृह कार्य को कम करना। अगली पॉइंट रहेगी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करना। ठीक है। और आपकी अगली हेडिंग है, अगली पॉइंट है आपकी परीक्षा प्रणाली में बदलाव लाना। ठीक है। इतना काम आपको करना। ठीक। चलिए अब हम लोग जो है दोस्तों आ गए हैं 2017 में। ठीक है दोस्तों, सभी लघु उत्तरी प्रश्न को आज हम लोग देख रहे हैं, है ना। तो आप लोग जितने भी लोग इसमें लाइव जुड़े हैं, आप लोग सभी लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। तो आइए हम लोग प्रश्न 41 को देखते हैं। प्रश्न 41 क्या कह रहा है, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 में प्राथमिक शिक्षा के संबंध में क्या निर्णय लिए गए थे। ठीक है। तो आइए इनको देखते हैं। चलिए उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 में प्राथमिक शिक्षा के संबंध में लिए गए निर्णय निम्नलिखित हैं। पहला था आपका पाठ्यक्रम में लिखने पढ़ने के साथ कृषि की शिक्षा दी जाए। ठीक है। दूसरा आपका दोस्तों है अध्यापकों को प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था हो, क्या हो, समुचित व्यवस्था हो। तीसरा आपका है लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक विद्यालयों के आर्थिक सहायता, शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था और पाठ्यक्रम में सुधार लाकर प्राथमिक शिक्षा की उन्नति के प्रयास किए। ठीक है। आइए आगे हम लोग चलते हैं। अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न आपका 42। ठीक है। प्रश्न 42 क्या कह रहा है साथियों, कह रहा है कि भारत में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में संवैधानिक निर्देश क्या है। ठीक है। उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, इसको हेडिंग बनाइएगा। इसके अंतर्गत आप लोग लिखिएगा कि अनुच्छेद 45, ठीक है, अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य के इस संविधान के लागू होने के समय 10 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चों के लिए जब तक 14 वर्ष के नहीं हो जाते निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। 66वें संविधान संशोधन 2002 ने भारत के संविधान में अंतः स्थापित अनुच्छेद 21 का, ठीक है, अनुच्छेद 21 का ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है, मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रदान करता है। ठीक है। यह था आपका प्रश्न 42 का आंसर। ठीक है। चलिए इस प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझ रहे हैं। प्रश्न 43, चलिए प्रश्न 43 को देखिए। कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है। उत्तर में आप लोग लिखिएगा साथियों
कि प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहला आपका है पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महंगी होना, ठीक है, मानी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महंगी होना। दूसरा कह रहा है कि उद्देश्यों की अस्पष्टता। तीसरा कह रहा है कि स्कूल की अनुपलब्धता। चौथा कह रहा है कि दोषपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया। पांचवा कह रहा है कि अनुसंधान एवं नवाचार की कमी। छठा कह रहा है कि अप्रशिक्षित एवं समय विहीन अध्यापक। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सभी लोग इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा और आंसर सबको समझिएगा भी। ठीक है, प्रश्न 44 कह रहा है कि चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली का जनक क्यों कहा जाता है। उत्तर में लिखिएगा कि चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है क्योंकि भारत में शिक्षा के प्रसार पर चार्ल्स ने सबसे अधिक जोर दिया। ठीक है, जिसकी धारणा थी कि इससे भारतीयों के विचारों में बदलाव आएगा और ये ईसाई धर्म के अनुयायी बन जाएंगे। जिस उसने हिंदू, है ना, हिंदू और अज्ञानता का वर्णन अपनी पुस्तक में किया और 5 सूत्रीय परियोजना प्रस्तुत की। ठीक है, वो कौन सी थी 5 सूत्रीय परियोजना, चलिए उसको हम लोग जान लेते हैं। पहला आपका था ईसाई धर्म का प्रचार करना। दूसरा था पाश्चात्य ज्ञान एवं विज्ञान का प्रचार करना। तीसरा आपका है अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा देना। चौथा आपका है भारत में विद्यालय की स्थापना करना। पांचवा आपका है अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर दोस्तों। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 45 है ना। दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को हमारे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए इतना काफ़ी मेहनत करता हूँ, तो आप लोग भी अपने गुरु रचना के उपलक्ष्य में हमें इतना तो कर ही सकते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं प्रश्न 45 पर। कह रहा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत दी जाने वाली सामग्री का वर्णन कीजिए। उत्तर है आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में दी जाने वाली सामग्री। पहला आपका है गैर मुद्रित सामग्री, दूसरा है मुद्रित सामग्री। पहले में लिखिएगा गैर मुद्रित सामग्री। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग को हेडिंग बनाएगा गैर मुद्रित सामग्री। इसके अंतर्गत लिखिएगा कि गैर मुद्रित सामग्री के अंतर्गत ब्लॉक, पहेलियां, खेल, है ना, खिलौने, टाइल्स एवं पट्टियां, फुटबॉल, प्राथमिक विज्ञान किट आदि आते हैं। ठीक है, कक्षा का समापन, कक्षा का सामान। ठीक है, कक्षा का सामान जैसे कुर्सी हुआ, मेज हुआ, चटाई हुआ, बक्से हुए, ब्लैक बोर्ड हुआ आदि आते हैं। ठीक है, दूसरी हेडिंग आपकी रहेगी कि मुद्रित सामग्री। अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। पहला आपका है बोधात्मक पैकेज खंड 1, दूसरा है क्रियात्मक पैकेज खंड 2। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वो है प्रश्न 46। कह कि प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन एवं कार्यों का वर्णन है। पहला आपका है विद्यालय के पास पड़ोस में रहने वाले जनमानस को बाल अधिकारों की सामान्य एवं रचनात्मक तरीकों से जानकारी देना। ठीक है, दूसरा आपका है कि समिति विद्यालयों में नियुक्त अध्यापकों के विद्यालय में उपस्थिति होने में नियमितता एवं समय का पालन करना चाहिए। और आपका तीसरा है विद्यालय के प्रबंधन को छात्रों तथा माता पिता के साथ बैठकर करना चाहिए। ठीक है, आइए आगे आपका है चौथा कह रहा है कि विद्यालय के पास पड़ोस के छात्रों को, है ना, छात्रों के नामांकन एवं उपस्थिति सुनिश्चित करें। गठन, प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन के अंतर्गत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, सचिव, प्रधानाचार्य इत्यादि सदस्य आते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न 47 कह रहा है कि भारत में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के विकास में ईसाई मिशनरियों के योगदान का वर्णन करना आपको है। उत्तर में आप लोग लिखिएगा दोस्तों, भारत में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के विकास में ईसाई मिशनरियों के प्रयास, धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए ईसाई मिशनरियों ने शिक्षा का सहारा लिया, जिसके लिए मिशनरियों ने अपने विश्वविद्यालय, है ना, अपने विद्यालय एवं शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की। पाश्चात्य आधुनिक शिक्षा की शुरुआत करने के कारण ही ईसाई मिशनरियों को आधुनिक शिक्षा का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने अनेक राज्य जैसे मद्रास हुआ, मुंबई हुआ, है ना, बंगाल हुआ में प्राथमिक विद्यालय खोले। मिशनरियों ने कलकत्ता में एक दान आश्रित विद्यालय भी खोला था। ठीक है, तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, आइए आगे हम लोग देखते हैं। हेडिंग बनाएगा मिशनरी स्कूलों की विशेषताएं। इसमें लिखिएगा दोस्तों
कक्षा शिक्षण प्रणाली है ना प्रारंभ करने का श्रेय ईसाई मिशनरियों को जाता है। ठीक है। दूसरा है आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किए जाता है। ठीक है। तीसरा आपका स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। चौथा आपका है कि बालकों की शिक्षा सामग्री निःशुल्क दी जाती थी। ठीक है। समझ में आया? सभी प्रश्न समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है, सभी प्रश्न आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। अगर कहीं पर आपको प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में आप लोग बताइएगा जरूर। ठीक है। और ये आपका सेशन है, ठीक है, जैसे ही समाप्त होता है आप लोग सेशन के लास्ट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है। ये आपको वीडियो आपके लिए कितना अच्छा है, ठीक है, इसके बारे में आप लोग जरूर लिख के दीजिएगा। ठीक है। कमेंट जरूर कर दीजिएगा आप लोग। ठीक, आपके कमेंट का हमें बेसब्री से है ना इंतजार रहेगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न 48 देखते हैं। कह रहा कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 9 की प्रमुख बातों को उल्लेख करना आपको है। उत्तर में लिखे कि भारत के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार पारित होना एक ऐतिहासिक क्षण है। अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार बनाया गया। वर्तमान समय में भारत के 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की संख्या लगभग 90 लाख है ना। 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक, ठीक है, को मौलिक अधिकार बना दिया गया। कोई बालक शिक्षा प्राप्त करना चाहे तो उससे, ठीक है, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस अधिकार को कानूनी रूप प्रदान करने के लिए 4 अगस्त 2009 को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित कर दिया गया। ठीक है। तो चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, सभी लोग इस प्रश्न का आंसर दीजिए। प्रश्न 49 कह रहा है कि सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, जिसे पी मोस्ट है ना, कि मुख्य बातों का वर्णन करना आपको है। एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा वर्ष 1986 से यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्तुतियों से अवगत करना था। ठीक है। 1990 में पी मोस्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तित कर दिया गया। इसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सामग्री के समुचित प्रयोग पर बल दिया गया। ठीक है। इसकी रूपरेखाएं निम्नलिखित हैं। आइए उन रूपरेखाओं को जानते हैं। पहला आपका है अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया के लिए न्यूनतम मुद्दों है ना का उल्लेख है, यानी मुद्दों का उल्लेख है। दूसरा आपका है विद्यालय तथा कक्षाओं को आकर्षक बनाने पर बल दिया गया। तीसरा आपका है कि बाल केंद्रित शिक्षा तथा क्रियाकलाप आधारित शिक्षण अधिगम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता के प्रोत्साहन पर बल दिया गया। चौथा आपका है कि प्रत्येक मध्य है ना की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उद्देश्य से आपूर्ति किए जाने वाली मध्य के मानक तथा उसकी है ना विशिष्ट निर्धारित की गई। ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 50। दोस्तों अगर हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। कह रहे कि जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान DIET है ना के प्रमुख कार्यों को उल्लेख करना। ठीक है। उत्तर में लिखिएगा कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान DIET के प्रमुख कार्यों का निम्नलिखित है ना उल्लेख है। पहला आपका है सेवापूर्ण शिक्षकों का प्रशिक्षण देना। दूसरा आपका है संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना। तीसरा आपका है सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। और चौथा आपका है ब्लॉक संसाधन केंद्रों को शैक्षिक सहयोग प्रदान करना। ठीक है। चलिए आइए पांचवा आपका है न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों को शैक्षिक सहयोग प्रदान करना। छठा आपका है विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के लिए संस्थागत नियोजन और प्रबंधन का कार्यक्रम संचालित करना। ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा 50 का क्वेश्चन अब तक हल हो चुके हैं। ठीक है। अब हम लोग आ गए हैं 2016। ठीक है। हमने आपसे कहा था कि आपको हम पढ़ाएंगे 2023 से लेकर 2016 तक। ठीक है। तो सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन होगा और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो आप लोग वीडियो को मिस मत करिएगा। ठीक है। जितना मैं वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ सारे वीडियो को आप लोग बढ़िया से देखिएगा। ठीक है। समझ रहे हैं? अगर आप लोगों ने इस वीडियो को बढ़िया से देख लिया ना तो मैं आपसे गारंटी लेता हूँ कि आप लोग फेल नहीं होंगे। ठीक है। तो चलिए सभी लोग प्रश्न 51 को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि हमारे देश में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। ठीक है।
ये हमारा प्रश्न है। आइए हम इसके उत्तर को देखते हैं। उत्तर में आप लिखिए कि हमारे देश में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की आवश्यकता बाल श्रमिकों का पुनर्वास एवं बाल श्रम है ना समस्या का पूर्ण रूपेण दूर करने के लिए हुई। प्रथम चरण में बाल श्रमिकों को सर्वेक्षण द्वारा चिन्हित किया जाता है ना। फिर उन्हें उनकी परिस्थितियों से निकालकर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल किया जाता है। प्रारंभ में राष्ट्रीय बाल श्रम योजना से 100 जनपद ठीक है आच्छादित थे। 10वीं पंचवर्षीय योजना ठीक है 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 में राष्ट्रीय बाल श्रम योजना को आगे बढ़ाने का निश्चित हुआ, जिसके अंतर्गत निम्नवत प्रयास किए गए ठीक है। आइए वो कौन कौन से थे उसको जान लेते हैं। पहला आपका है बाल श्रम अधिनियम 1986 का सख्ती से क्रियान्वयन होगा। दूसरा आपका है कालांतर में तय किया गया है ना कि और अधिक जनपदों में NCLP संचालित किया जाए। तीसरा आपका है उन कार्यक्रमों तथा विभागों का प्रभावी समन्वय होगा, बच्चों के पुनर्वास की व्यवस्था हो सकेगी ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 52 कह रहा है कि न्यूनतम अधिगम स्तर की अवधारण स्पष्ट कीजिए। यह प्राथमिक स्तर की शिक्षा गुणवत्ता के लिए किस प्रकार सहायक है। तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि न्यूनतम अधिगम स्तर मूल रूप से एक ऐसा उपागम है जो मानता है कि सभी छात्र किसी भी कार्य को न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं। सभी शिक्षण कार्य सीखे नहीं जा सकते, सभी उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है ना। आइए आगे हम देखते हैं। कह कि न्यूनतम अधिगम स्तर प्राथमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता के लिए इस प्रकार सहायक है जो निम्नलिखित है। पहला आपका है अपव्यय एवं अवरोधन। दूसरा आपका है छात्रों के स्तर में अंतर। तीसरा आपका है शिक्षा का गिरता हुआ स्तर ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका आपके स्क्रीन पर प्रश्न 53 तरह की शिक्षा बिना बोझ के इस संदर्भ में यशपाल समिति के मुख्य सुझाव क्या थे भाई। उत्तर में आप लोग लिखिएगा दोस्तों शिक्षा बिना बोझ के संदर्भ में यशपाल समिति के सुझाव। पहला आप है पब्लिक स्कूल की प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के स्कूल बस्ते की औसत भार 4 किलोग्राम के लगभग करें। दूसरा आपका है कि हमारे शिक्षा की सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि बच्चों को पढ़ाते समय है ना पढ़ाते ज़्यादा हैं ठीक है। क्या करते हैं पढ़ाते ज़्यादा हैं और समझाते कम है, यानी कि पढ़ाते ज़्यादा हैं ठीक है और समझाते कम है ठीक। आइए आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा कह रहा है कि हम जिस बोझ का अध्ययन करना चाहते हैं वह न केवल भौतिक बोझ है बल्कि सीखने का बोझ भी है, जिसका असर बच्चों पर सीधा पड़ता है। चौथा कह रहा है कि बचपन में विशेषकर मध्यम वर्ग के बच्चे जो हैं गृह कार्य ट्यूशन कोचिंग है ना संस्थाओं में भाग लेने के लिए विवश हो जाते हैं। अवकाश उनके लिए दुर्लभ वस्तु हो गया है ठीक है ना। जो बच्चा गरीब परिवार से होता है आप लोग देखते होंगे है ना वो ट्यूशन नहीं कर पाता है, जिसे हम कोचिंग कहते हैं ना। क्या करते हैं कोचिंग नहीं कर पाते हैं ना, उस वहाँ से क्या हो जाते हैं वंचित हो जाते हैं बेचारे ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 54 कह रहा है कि केंद्रीय दस्तकारी है ना के द्वारा संपूर्ण शिक्षा नहीं दी जा सकती है। इस कथन के आधार पर बुनियादी शिक्षा की समीक्षा कीजिए ठीक है। उत्तर में लिखिएगा कि गांधी जी ने वर्धा सम्मेलन 1937 में भारतीय शिक्षाविदों के सम्मुख बुनियादी शिक्षा योजना को प्रस्तुत किया। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा योजना का आधार एक बेसिक क्राफ्ट का रखा है ना और उनका उद्देश्य था कि शिक्षा का कार्य सिर्फ मानसिक शिक्षण देना ही नहीं वरन उनका आधार हाथ एवं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा का प्रारंभ करके उसे मानसिक स्तर पर पहुंचाना है और साथ मानव के हृदय और उनकी आत्मा का उन्नयन करना है ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 55 है ना। दोस्तों अगर हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा ठीक है। समझ रहे हैं बात को। चलिए कह रहे कि सन 1813 में आज्ञापत्र ने भारतीय शिक्षा के इतिहास को किस प्रकार एक नई दिशा प्रदान की। उत्तर में लिखिए कि वर्ष 1813 में ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित चार्ट अधिनियम में भारत शिक्षा के विकास हेतु प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए के अनुदान का प्रावधान किया गया। मैकाले के विवरण पत्र से भारत के लिए
प्राच्य या पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान द्वारा, है ना, द्वार खुल गया, क्योंकि अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में स्वीकृत किए जाने पर पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान भारतीय के, है ना, भारतीय के, आइए आगे, भारतीय के लिए सुलभ हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न 56, तरह की निस्पंदन सिद्धांत क्या है। आपको बताना है कि निस्पंदन सिद्धांत क्या है। ठीक, उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि व्यापारियों की कंपनी होने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, ईस्ट इंडिया भारतीयों की शिक्षा पर कम से कम धन व्यय करना चाहती थी। लॉर्ड मैकाले जन साधारण को शिक्षा देने के पक्ष में नहीं था, है ना। उसका विचार था कि उच्च वर्ग का निर्माण अति आवश्यक है। 1837 में लिखा है कि वर्तमान समाज में हमारा उद्देश्य निम्न वर्गों के लोगों को प्रत्यक्ष रूप से शिक्षित देना नहीं है, है ना, बल्कि हमारा उद्देश्य ऐसा वर्ग का निर्माण करना है जो हमारे देशवासियों में उस शिक्षा का कुछ अंग वितरित कर सके। इसलिए वह उच्च वर्ग के संपन्न लोगों को शिक्षा प्रदान करना चाहता था। उसने यह सिद्धांत, आइए ऊपर कर लेते हैं, स्पष्ट दिख नहीं रहा होगा, कहाँ थे हम लोग। इसलिए उस वर्ग के संपन्न लोगों को शिक्षा प्रदान करना चाहता था और उसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि शिक्षा देने की व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए की जाए, है ना, जहां से वह स्वतः छन कर निम्न वर्ग में पहुंच जाएगी। इस सिद्धांत को अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, प्रश्न 57 कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन हेतु दिए गए सुझाव लिखिए। उत्तर में लिखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन हेतु दिए गए सुझाव। पहला आपका है कि 14 वर्ष की आयु तक के बालकों हेतु सार्वभौमिक स्थायित्व, है ना। दूसरा है शिक्षा में गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार पर जोर दिया जाएगा। तीसरा आपका है कि बालकों के संज्ञानात्मक अधिगम में वृद्धि होनी चाहिए। और आपका चौथा है कि विद्यालय में शारीरिक दंड की प्रथा को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, आइए अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, प्रश्न 58, है ना, कह रहा है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्याएं क्या हैं। उत्तर में लिखिएगा दोस्तों कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्याएं यह है कि पहला आपका है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महंगी होना। दूसरा आपका है कि स्नेह रहित शिक्षक। तीसरा आपका है दोषपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया। चौथा आपका है अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, है ना। पांचवा आपका है उद्देश्यों की अस्पष्टता। और आपका छठा है दोषपूर्ण प्रबंधन व्यवस्था। और आपका सातवां है अनुसंधान एवं नवाचार की कमी। ठीक है, ये सब क्या है, ये जो आपके पूर्व प्राथमिक शिक्षा के मुख्य समस्याएं हैं। ठीक है, चलिए आते हम लोग हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा 59 का। कह रहा है कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण से क्या है अभिप्राय है, स्पष्ट करना आपको। ठीक है, उत्तर में लिखिएगा कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण से तात्पर्य है कि शिक्षा के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ाव से है। विश्व के सभी देश के स्कूल अपने अपने देश के बच्चों की अपने देश से प्रेम करने की शिक्षा तो देते हैं, लेकिन सारे विश्व से प्रेम करना नहीं सिखाते हैं, है ना। यदि विश्व सुरक्षित हो रहेगा, है ना, यदि क्या होगा, विश्व सुरक्षित रहेगा तभी उसके देश सुरक्षित रहेंगे। लोकतंत्र में जात धर्म रंग भेद आदि का भेदभाव किए बिना सभी को अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए समान शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। ठीक है, आइए अगला जो प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न 60। ठीक है दोस्तों, ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो जितने लोग इस समय लाइव जुड़े हैं सभी लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों हमारे चैनल पर जितने लोग अगर फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो मेरा यही गुजारिश है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 60 को देखते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों की विवेचना करिए। ठीक है, आंसर में आप लोग लिखिएगा कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों की विवेचना निम्नलिखित है। पहला आपका है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन
को जोड़ना, ठीक है। दूसरा आपका है कि यह सुनिश्चित करना कि अधिगम को कंठस्थ विधि से दूर रखना चाहिए, ठीक है। तीसरा आपका है कि पाठ्य पुस्तकों से पूरे पाठ्यक्रम को समृद्ध करना। चौथा आपका है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम क्या होना चाहिए, मातृभाषा में होना चाहिए। पांचवा आपका है कि प्रत्येक बच्चे की परिवेशीय विशिष्टता एवं अनुबंधन की मान्यता हो, ठीक है। समझ गए, समझ गए। और आपका छठा देख लीजिएगा। छठा आपका कह रहा है कि बच्चों की सक्रिय सीखने, है ना, वालों के रूप में पहचानना, ना कि निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में, ठीक है। तो ये था आपका प्रश्न 60 का आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हमारा सेशन यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट डे फिर इसी तरह नया चैप्टर लेकर आप लोगों के बीच में हम उपस्थित होंगे, ठीक है। तो जितने लोग इसमें लाइव जुड़े हुए हैं सभी लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल को हमारे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को हमारे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। थैंक फॉर वॉचिंग।